नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आपका स्वागत है। माता पिता जिनको भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। किसी किसी घर में तो ऐसा होता है कि माँ बाप को कभाड़ से अतिरिक्त कुछ भी नहीं माना जाता। माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ बोझ माना जाता है। होते हैं कई परिवार जिनमें माँ बाप का मान सम्मान, उनका व्यवहार, उनका बीमार में देखभाल सब कुछ होता है, लेकिन कई कई औलादें तो ऐसी हैं जो उन्हें घर में रखने तक को राजी नहीं होती हैं। उन्हें कहा जाता है कि आपकी उम्र हो चली है, अब आप आगे स्वस्थ रहकर क्या करेंगे, आप आगे जीकर क्या करेंगे। वह खुद क्यों भूल जाते हैं कि आगे जाकर वो भी माँ बाप बनेंगे। कल के दिन उनकी औलादें भी होंगी जो उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगी, तो उन्हें कैसा लगेगा। यह सब नहीं सोचते। पत्नी के आ जाने के बाद बेटा खुद बदल जाता है। ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ, जिस बेटे ने अपनी बीमार माँ का इलाज करवाने से भी मना कर दिया, ये कहकर कि उनकी उम्र हो चली है, अब वह स्वस्थ होकर क्या करेंगी। बहू ने तो हद ही कर दी। उन्हीं के इलाज के पैसे उन्हीं से चुरवा लिए। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, पारिवारिक है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से डाल दें। कहानी का शीर्षक है बीमार माँ की इलाज के बहू ने चुराए पैसे, जब अपने ही घर में बहू ने कर ली चोरी। आइए जानते हैं इस कहानी में ऐसा क्या है। तेज कदमों से चलते हुए रामनाथ जी घर के अंदर आ रहे थे। गुस्से की ज्वाला उनके दिल में दहक रही थी। पुलिस को फोन उन्होंने पहले ही कर दिया था। जैसे ही घर के अंदर आए तो उन्हें अपनी बहू और बेटे के हंसने की आवाज आ गई। अपने पति अमित के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान जो बना रही थी। दोनों के चेहरे खुशी से खिले हुए थे। ये दृश्य देखते ही रामनाथ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हद हो गई बेशर्मी की भी। पैसों का इतना लालच कि तुम लोगों ने अपनी माँ की जिंदगी ही खतरे में डाल दी। वहां मेरी पत्नी बेचारी अस्पताल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, और तुम लोग यहाँ जश्न मना रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है इतनी घिनौनी हरकत करते हुए। अपने ही घर में तुमने चोरी कर ली। रामनाथ जी की यह बातें सुनकर उनकी बहू विभा बेबाक होकर बोली, अरे बाबूजी, आपको क्या जरूरत पड़ी है इस उम्र में इतना कष्ट झेलने की। आप दोनों की अब उम्र हो चली है, और आप इस उम्र में उन पर इतना पैसा पानी की तरह क्यों बहाए जा रहे हैं। माँ जी को उनके हालत पर छोड़ दीजिए और चैन से रहिए, और हमें भी चैन से जीने दीजिए। इतना सुनते ही रामनाथ जी आग बबूला हो गए और उन्होंने एक जोर का तमाचा अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की। तभी एक और झन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज से पूरा घर गूंज उठा और अमित अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। फिर रामनाथ जी बोले, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को ही खून के आंसू रुलाए, उनकी कोई कदर न करे। उसी समय 2 पुलिस वाले भी घर के अंदर आए। उन्हें देखते ही अमित और विभा के तो पसीने ही छूट गए, और रामनाथ जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मुझे ऐसी औलादें नहीं चाहिए जो अपनी माँ बाप के मरने की राह देख रही हो। इतना सुनते ही अमित अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। बस एक बार हमें माफ कर दीजिए, हमें एक मौका तो दीजिए। बस बेटा,
एक ही बारी में हेकड़ी निकल गई तुम्हारी। आज भी मैं उस दिन को याद करके रो पड़ता हूँ, जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ के इलाज के लिए मिन्नतें कर रहा था, तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ रहा था। इतना कहते कहते रामनाथ जी अतीत के दिनों में चले गए और उस दिन को याद करने लगे जिस दिन उनकी पत्नी शांति जी की टेस्ट रिपोर्ट आई थी। उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो चुकी है। यह बात सुनकर रामनाथ जी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि यदि सही समय पर ऑपरेशन करा दिया जाए तो कोई बीमारी ठीक भी हो सकती है, लेकिन खर्चा जो होगा वो लाखों का होगा। रामनाथ जी ने ठान लिया था कि वह अपनी पत्नी शांति जी की जान बचाकर ही रहेंगे। जब घर आकर उन्होंने यह बात अपने बेटे को बताई तो उसे भी सदमा लगा। उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम माँ का अच्छे से अच्छा इलाज करवाएंगे और वह कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। लेकिन न जाने रात में बेटे और बहू की आपस में क्या बात हुई कि अगले दिन ही बेटे ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि माँ की अब उम्र हो चुकी है और उन पर पैसा लगाने का मतलब पैसा बर्बाद करना है, और बर्बाद करने के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं हैं। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर रामनाथ जी जैसे ठगे से खड़े रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जो बेटा रात में इलाज करवाने की बात कर रहा था वह सुबह होते ही पलट कैसे गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारते हुए अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखा। रोज सुबह शाम उन्हें सैर पर लेकर जाते थे। एक दिन पार्क में सैर करते समय उनके अपने मित्र से मुलाकात हुई। बातों ही बातों में उन्होंने अपने मित्र को अपनी पत्नी के तबीयत के बारे में बताया और इस बारे में अपने बेटे बहू के रवैये के बारे में भी बताया। हालचाल बताते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बेबसी उनके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। उस समय उनके मित्र ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि रामनाथ, यह वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। गांव में तुम्हारी कितनी जमीन पड़ी है, वह किस दिन काम आएगी। तुम जब कहो मैं जमीन का सौदा करवा दूंगा। अपने अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेटे बहू पर मोहताज होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अपने मित्र की इस बात से रामनाथ जी को थोड़ी तसल्ली हुई और सही कीमत मिलने पर उन्होंने जमीन का सौदा भी करवा लिया और जमीन का सौदा करके घर लौटे तो घर आकर उन्हें अपनी पत्नी कहीं नजर ही नहीं आई। फिर रामनाथ जी ने अपनी बहू विभा को आवाज लगाई और उससे पूछा, बहू विभा, तुम्हारी सास कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ गई है? मैंने पूरा घर छान लिया। फिर विभा ने कहा, अरे बाबूजी, ऐसा भी क्या हो गया? तभी रामनाथ जी बोले, अरे मैं उसे कहकर गया था कि मैं गांव में सरपंच जी से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे बैंक भी जाना है और कुछ कागजात पर तुम्हारी सास के साइन चाहिए थे। अब वह घर में नहीं है, किसी भी बात को गंभीरता पूर्वक लेती ही नहीं है। न जाने अब कहाँ कौन सा काम करने चली गई, मेरी बात को अनसुना करके। तभी उनकी बहू विभा बोली, माँ जी तो मंदिर गई हैं, थोड़ी देर पहले ही निकली हैं। लेकिन बाबूजी, आपको कौन से कागजों पर साइन चाहिए माँ जी के, यह तो बताइए। कुछ जरूरी कागजात हैं। बहू ऐसा कहते हुए रामनाथ जी बोली, यह शांति भी हद करती है। उसे मालूम है कि उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी मंदिर जाना एक दिन भी नहीं भूलती। अपने हाथों में लिए हुए बैग को अपने सीने से चिपकाते हुए रामनाथ जी बोले, अगर आज काम नहीं हुआ तो फिर अगले हफ्ते तक चल जाएगी। तभी विभा की नज़र उनके बैग पर गई और बोली, वैसे बाबूजी, आपने बताया नहीं कि आप बैंक क्यों जा रहे थे? रामनाथ जी बोले, कुछ नहीं बहू, कुछ जरूरी काम था।
तभी दरवाजे पर कुरियर आया तो विभा कुरियर लेने चली गई, परंतु सारे काम करते हुए भी उसका ध्यान अपने ससुर जी के बैग पर बराबर बना हुआ था। कुरियर अपने कमरे में रखकर विभा ने अपने सास ससुर के कमरे में झांक कर देखा तो उसके ससुर रामनाथ जी कुछ ढूंढ रहे थे और उनके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। विभा बिना दस्तक के ही कमरे में घुस गई और बोली, देखिए ना बाबूजी, सासू माँ को अपनी तबीयत की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, अभी तक नहीं आई मंदिर से। बहू की आवाज़ सुनते ही रामनाथ जी ठिठक गए और उनके हाथ से बैग नीचे गिर गया। जैसे ही बैग गिरा, उसमें से 500 के नोटों के बंडल निकलकर फर्श पर गिर गए। पैसों की गड्डियां देखते ही विभा की आंखें खुली की खुली रह गई। इतने सारे पैसे विभा के मुंह से अचानक निकला और फिर सामान्य होते हुए बोली, वैसे बाबूजी, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? यह किसके पैसे हैं? तो रामनाथ जी ने जल्दी से उन पैसों को उठाकर अपने बैग में डाला और उसे बंद करते हुए बोले, वह बहू, हमारे गांव वाली जो जमीन थी ना, उसी को बेचने के लिए मैं सरपंच जी के पास गया था। अब वह जमीन बिक गई है तो कुछ पैसे मिल गए हैं। इन्हीं पैसों को जमा करवाने के लिए मुझे बैंक जाना था, लेकिन अलमारी की चाबी मुझे कहीं नहीं मिल रही है। लगता है तुम्हारी सास के पास होगी। उधर विभा की आंखों में तो अभी तक नोटों की गड्डियां नाच रही थी। वह बोली, बाबूजी देखो ना, माँ जी तो अभी तक नहीं आई। अब आप कब तक इसे हाथ में रखेंगे? हाँ बहू, यही तो मैंने सोचा था कि इन पैसों को तुरंत बैंक में जमा करवा दूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते शांति को अस्पताल में भी तो दिखाना है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन ना करवाया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। तभी विभा बोली, बाबूजी, वह सब तो ठीक है, लेकिन इन पैसों को कहाँ संभाल कर रखेंगे? बहू, जब तक वह शांति नहीं आती तब तक मैं इसी कमरे में बैठा हूँ, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। फिर उनकी बहू विभा कहने लगी, अरे बाबूजी, आप मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं करते? आप मुझे दे दीजिए, मैं ये पैसे मैं अलमारी में रख देती हूँ, और यदि विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी लाकर आपको दे देती हूँ। फिर रामनाथ जी बोले, अरे नहीं बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम हमारी बहू हो, तुम पर विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? ठीक है, जब तक शांति नहीं आती तब तक तुम इसे अपने कमरे में रखो। इतना सुनते ही विभा के चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई मानो इसी वक्त का कब से इंतजार कर रही थी। मुस्कुराती हुई विभा उस बैग को लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही सबसे पहले उसने पैसों पर एक नज़र दौड़ाई, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि बैग में पूरे 10 लाख थे। तो अपनी चालाकी दिखाते हुए उसने उसमें से 2 लाख निकालकर अब अलग रख देती है और बाकी के पैसे बैग में वापस डालकर अलमारी में रख देती है। थोड़ी देर में ही उसकी सास शांति जी आ गई तो विभा बोली, माँ जी, इतना भी कोई समय लगाता है क्या मंदिर में? अरे नहीं बहू, रास्ते में ही मेरी सहेली मिल गई थी तो हालचाल पूछने बताने में थोड़ा समय लग गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ससुर जी आए हैं क्या? पापा जी तो आपको कब से ढूंढ रहे थे, अभी अभी बाहर निकले हैं। आप एक काम कीजिए, लीजिए मेरी अलमारी की चाबी। मेरी अलमारी में ससुर जी ने अपना बैग रखा है, आप ले जाकर अपनी अलमारी में रख दीजिए। वह क्या है ना, ढेर सारे पैसे हैं, कल को इधर उधर हो गए तो आप सब तो मेरा ही नाम लगाएंगे, क्योंकि ससुराल में सबसे पहले शक तो बहू पर ही जाता है। फिर शांति जी बोली, ऐसा नहीं है बहू, हमने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है। अगर छोटी मोटी कोई बात होती भी है तो उसे दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए। मैं बैग निकाल लेती हूँ। ऐसा कहते हुए शांति जी बहू के कमरे में जाने लगी तो अचानक उनका दिमाग ठनका कि आज तक तो बहू ने अपने कमरे का दरवाजा तक भी बंद रखती थी, आज उस बहू ने उन्हें अपनी अलमारी की चाबी कैसे दे दी। लेकिन फिर इस विचार को रफा दफा करते हुए वह बहू के कमरे में गई और अलमारी खोलकर अपने पति का बैग निकाल कर ले आई और अपने कमरे की अलमारी में रख दिया। उसी समय रामनाथ जी आए और बोले, हद करती हो शांति तुम भी, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं आऊँगा तो तुम घर पर रहना, लेकिन तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। पति की बात सुनकर शांति जी बोली, अरे जिस काम के लिए आप मुझे ढूंढ रहे थे
वह काम तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। तभी रामनाथ जी ने कहा, कौन सा काम? फिर शांति जी बोली, अरे जो बैग आपने बहू को दिया था मैंने अलमारी में रख दिया है, और देखिए ताला लगाकर चाबी भी अपने पास रखी है। वह तो ठीक है, लेकिन तुमने बैग चेक तो कर लिया था ना, ठीक से रखा है कि नहीं? हाँ हाँ, पूरा बैग उठाकर अंदर रखा है। अब मुझे बुद्धू समझते होंगे, लेकिन आपकी शांति इतनी बुद्धू नहीं है। अरे नहीं, तुम बस जरूरत से ज्यादा सीधी हो, किसी पर भी भरोसा कर लेती हो ना। लेकिन यह दुनिया बहुत बुरी है। अब दूर क्यों जाना, अपने ही घर में देख लो। मौका मिलने पर हमारा अपना बेटा भी हमें चलते समय नहीं सोचेगा। अरे आप भी ना इतना मत सोचा कीजिए, मुझे तो आपकी ही चिंता लगी रहती है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा? एक पल को भी यह बात अपने मुंह पर मत लाना। शांति जी के मुंह पर हाथ रखते हुए रामनाथ जी बोले, मैंने सभी रिश्ते आजमा लिए हैं कि कौन अपना है और कौन बेगाना। हम दोनों का रिश्ता ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए सोचते हैं, वरना तो अपनी औलाद भी अपनी नहीं है। अजी, आप अपने बेटे के खिलाफ मन में जहर मत रखिए। अब वह शादीशुदा है, उसकी पत्नी की जिम्मेदारी पर भी उस पर है, और बहू की तो आए दिन कोई ना कोई मांग चलती रहती है। अब वह उसके शौक पूरे करेगा या अपने माँ बाप को देखेगा? अजी छोड़िए ना इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, बैठकर चाय पीते हैं। दरअसल रामनाथ जी को अपनी पत्नी शांति की बीमारी को लेकर बहुत परेशान रहते थे, और शांति जी की बीमारी का इलाज बहुत महंगा था, जो केवल शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ही संभव था। अगले दिन उन्होंने अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए तारीख ले ली। उसी समय उनका बेटा अमित दूसरे शहर गया हुआ था। 2 दिन बाद जब वह लौट कर आया तो विभा ने तुरंत उसके कान भर दिए। वह गुस्से से भड़कता हुआ बाहर निकला और बोला, बाबूजी, यह सब क्या है आपने? तभी रामनाथ जी अपनी सोच की मुद्रा से बाहर आते हुए बोले, किस बारे में बात कर रहे हो बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। इतना भी ना समझ मत बनिए बाबूजी, आपको अच्छे से पता है मैं माँ के विषय में ही बात कर रहा हूँ। क्यों बेटा, उस बिचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? वह तो स्वयं कैंसर से जूझ रही है। हाँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन आपको शायद समझ नहीं आ रहा। पहले ही माँ के इलाज के लिए आपने गहने बेच दिए हैं, और अब अपने गांव की जमीन भी बेच दी, और मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। मेरी सलाह भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। फिर रामनाथ जी बोले, अच्छा हुआ जो तुम्हारे सूत्रधारों ने तुम तक खबर पहुंचा दी। तूने तो अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया है, उसकी तो चिंता है नहीं। तुझे दिन रात अपनी पत्नी की फरमाइश पूरा करने में लगा रहता है। तभी अमित बोला, मुझे समझ नहीं आता, आखिर आपको हुआ क्या है? मैं क्या आप लोगों का दुश्मन हूँ? लेकिन बेटा, तुम्हारी हरकतें से तो यही लगता है कि तुम्हें अपनी माँ की चिंता है नहीं। 1 महीना पहले तुमने 10 लाख की कार खरीदी है, और अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब तुमने बहू को सोने का हार खरीद कर दिया है। अपने और अपनी पत्नी के शौक पूरे करने के लिए तुम लाखों रुपये खर्च कर सकते हो, लेकिन अपनी माँ के इलाज के लिए नहीं। और रही उस जमीन की बात, तो वह जमीन मैंने अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसों से खरीदी थी, और अगर बेच दी तो इसमें मुझे तुमसे पूछने की क्या जरूरत थी? लेकिन बाबूजी, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे बीवी बच्चे का तो कुछ तो सोचिए। आप तो हमें कंगाल करते चले जा रहे हैं। फिर रामनाथ जी गुस्से में बोले, बेटा, क्या बोला तूने? बीवी बच्चे? तुझे इस दुनिया में लाने वाला कौन है? तेरी माँ, मेरी शांति। जिस दिन तुझे बुखार होता या तू बीमार हो जाता तो हम दोनों में से कोई खाना नहीं खाता था। पूरी पूरी रात जाग कर तेरी माँ तेरा ख्याल रखती थी, फिर भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी। दिन रात तेरी नजरें उतारती थी। बस बाबूजी, इन सब फालतू की बातों में मेरा समय खराब मत कीजिए। कौन सा एहसान
कर दिया था आपने मुझ पर। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यह सब तो करते ही हैं। तभी रामनाथ जी आंखों के कोने से आंसू पोंछते हुए कपकपाती हुई आवाज में बोले, खबरदार, अब एक शब्द भी आगे बोला तो मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। अपने पिता की यह बातें सुनकर अमित थोड़ी विनम्रता दिखाते हुए बोला, अरे बाबूजी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर माँ के इलाज से कुछ पैसे बचे तो वह हमें दे दीजिएगा। दरअसल मैंने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया है। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मुझे किसी से कर्जा उठाना पड़ेगा। फिर रामनाथ जी बोले, अच्छा, मतलब की बात तो मुझे अब समझ में आई। अब बेटा, इतने बड़े अस्पताल में कितना खर्चा होगा ये तो तुम खुद भी सोच सकते हो, और अपने बूढ़े माँ बाप की सहायता करने के बजाय तुम उनसे पैसे मांग रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कहकर रामनाथ जी वहां से चले गए। अगले ही दिन अस्पताल से फोन आ गया कि इलाज के लिए अस्पताल में पैसे जमा करवा दीजिए और मरीज को दाखिला करवा दीजिए। फिर रामनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें कल तुम्हें अस्पताल में दाखिला करवाना है, इसीलिए अस्पताल के लिए कुछ कपड़े रख लेना। जल्दी ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। फिर शांति जी हंसते हुए बोली, हम दोनों अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, फिर भी खुद से ज्यादा ख्याल रखते हैं आप मेरा। तो रामनाथ जी ने कहा, शांति, तुम हो तो मैं हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर तुम इस घर में नहीं होती ना तो मुझे यह घर भी अच्छा नहीं लगता। रामनाथ जी ने पैसों से भरा बैग संभाल कर रख लिया और पत्नी को अस्पताल ले जाकर अपने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी माँ का इलाज करवाने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? तो बहू तपाक से बोली, यह क्या करेंगे वहां जाकर? आप हैं तो माँ जी की देखभाल करने के लिए। उधर बेटे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर शांति जी बोली, उन्हें क्यों परेशान करते हैं? आप मेरे साथ हैं तो चिंता किस बात की? चलिए हम चलते हैं। रामनाथ जी को अपने बेटे बहू पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपनी पत्नी को वह परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए चुपचाप वहां से चले गए। शांति जी को नर्स अंदर लेकर चली गई, जबकि रामनाथ जी काउंटर पर पैसा जमा करवाने लगे। तभी काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा, रामनाथ जी, आपने तो कहा था कि आप पूरे पैसे जमा करवा रहे हैं, लेकिन यह तो केवल 8 लाख हैं। ऑपरेशन तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेकिन बाकी के बचे पैसे आप जल्दी जमा करवा दीजिए। क्या? यह बात सुनकर रामनाथ जी हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसमें तो पूरे 10 लाख थे। तभी अकाउंटेंट ने कहा कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप कैमरा चेक कर सकते हैं। तभी रामनाथ जी एक पल उस वक्त को याद करने लगे जब उन्होंने अपनी बहू को पैसे दिए थे, और फिर बोले, नहीं नहीं, हमें दूसरे क्या ठगेंगे, यह ठेका तो हमारे अपनों ने ले रखा है। मैं अभी आता हूँ। इधर घर पर उनका बेटा अमित थोड़ी चिंता में बैठा था। तब भी विभा बोली, आप चिंता क्यों करते हैं? अरे आज तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी खत्म होने वाली है। आपकी माँ का इलाज भी हो जाएगा तो हम भी घूमने जा पाएंगे। फिर अमित बोला, पैसों की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है और घूमने पर तो कम से कम 50,000 रुपये चाहिए। अगर पैसे होंगे तब तो जाएंगे ना। तभी विभा बोली, अरे आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं आपको इतना सा बोझ भी कम नहीं कर सकती क्या? अभी रुकिए। ऐसा कहते हुए विभा अंदर गई और अपनी अलमारी से पैसा निकाल कर ले आई और नोटों के बंडल उसे अपने आप को हवा करती हुई बोली, बस आप मेरी चिंता किया कीजिए, मैं किसी और की चिंता को आपके पास भटकने भी नहीं दूंगी। फिर अमित बोला, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो विभा ने कहा, अरे आप आम खाइए ना, गुठलियाँ क्यों गिनते हैं? आपकी यही आदत ना मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अमित बोला,
यह बात तो सच है। सबकी चिंता कर करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अब तो पक्का हम घूमने चलेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर से रामनाथ जी जब घर पहुंचे तो बेटे बहू की बातें सुनकर ताली बजाते हुए बोले, अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। वहाँ तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम दोनों अपने ही घर में पैसा चोरी करके उसी पैसे से घूमने के सपने देख रहे हो। उसी समय अपने पिता के पीछे पुलिस को आया देखकर अमित और विभा के पसीने छूट गए। तभी विभा कांपती हुई आवाज में बोली, यह क्या कह रहे हैं बाबूजी? कुछ सोच समझ कर तो बात कीजिए। मैंने कौन सी चोरी की है? फिर रामनाथ जी बोले, ज्यादा भोली मत बनो बहू। इतना भी ना समझ मत समझो। इतनी भी ना समझ तुम नहीं हो। जिस दिन तुमने मेरे पैसे संभाल कर रखने की बात कही थी, शक तो मुझे तुम पर उसी दिन हुआ था। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारी सास भी तुम्हारी माँ जैसी है, तुम्हें उसे तकलीफ में नहीं आने दोगी, उसके साथ कुछ गलत क्यों करोगी? तभी अमित बोला, बाबूजी आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? आपके पास क्या सबूत है कि पैसा विभा ने ही लिया है? तो रामनाथ जी ने तुरंत बता दिया कि मेरे बैग में 500 रुपए के नोटों के 4 बंडल गायब हैं। और अमित ने जब विभा के हाथ में देखा तो उसके हाथ में भी 500 के नोटों के 4 बंडल ही थे। तभी विभा बोली, अरे बाबूजी, आप लोगों की जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं और आप इस उम्र में उन पर इतना पैसा पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। माँ जी के इलाज को छोड़िए, खुद भी चैन से रहिए और हमें भी रहने दीजिए। इतना सुनते ही रामनाथ जी आग बबूला हो गए और उन्होंने एक जोर का तमाचा अपनी बहू के गाल पर जड़ दिया। बाबूजी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? तभी एक और धमाकेदार थप्पड़ की आवाज से पूरा घर गूंज उठा और अमित अपने गाल पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर रामनाथ जी बोले, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपने माँ बाप को ही खून के आंसू रुलाए? रामनाथ जी बोले, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो अपने माँ बाप के मरने की राह देख रही हो। इतना सुनते ही अमित और विभा पिता के पैरों में गिर पड़े और बोले, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, बस एक बार हमें माफ़ कर दीजिए। बेटा भूलो मत, तुम्हारा बाप हूँ मैं। अगर तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना सकता हूँ तो तुम्हें समय आने पर सबक भी सिखा सकता हूँ। और वैसे भी मुझे अपने घर में चोरों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिस थाली में खाए उसी पर छेद करे। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से तुम दोनों। तभी अमित अपने पिता के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, नहीं पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत सारा पैसा लगाकर मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। मैं जेल चला जाऊंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे पहले कि रामनाथ जी कुछ कहते, विभा बोली, अरे ऐसा भी क्या हो गया है? हमें फांसी थोड़ी ना लग जाएगी। मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, वह मुझे एक पल के लिए भी जेल में नहीं रहने देंगे और उसके बाद हम मेरे पापा के साथ ही रहेंगे। तभी अमित ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को एक दमदार तमाचा लगाया और बोला, केवल तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज मुझे यह दिन देखने पड़ रहे हैं और तुम्हारी हरकतों का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी हूँ। आज मैं अपने ही घर में चोर बन बैठा हूँ। रामनाथ जी ने अपने बेटे को अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए देखा तो पुलिस को वापस जाने के लिए बोल दिया और फिर उन दोनों से बोले, अब तुम अपने झगड़ा सुलझाते रहो। मुझे तो अपनी पत्नी की जान बचानी है, यह पैसा मेरे हवाले करो। तो उनकी बहू विभा ने एक हाथ से अपने गाल को सहलाते हुए दूसरे हाथ से नोटों का बंडल उठाकर
अपने ससुर को वापस कर दिया। जाने से पहले रामनाथ जी बोले, और हाँ, तुम अपने रहने का इंतजाम ऊपर की मंजिल पर कर लो, क्योंकि अब मैं अपनी पत्नी के साथ शांति से रहना चाहता हूँ और इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी पत्नी कोई और परेशानी झेले। जिस बेटे को अपनी जान लुटाकर भी हमने पाल पोस कर बड़ा किया, उसने ही अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, तो अब मुझे ही कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इतना कहते हुए रामनाथ जी वहां से चले गए। तभी विभा बोली, यह बात तो बिल्कुल गलत है। आपकी बाबूजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर अमित बोला, चुप हो जाओ। तुम भूल रही हो, यह घर उनका है। हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसा वह चाहते हैं, वरना अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। मैं तो यहीं रहूंगा। करीब 1 सप्ताह के बाद शांति जी स्वस्थ होकर घर वापस लौटी। आज उन्हें घर खाली खाली सा लग रहा था। तो जैसे ही उन्होंने इस बारे में अपने पति से पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहू की इच्छा ऊपर वाली मंजिल में रहने की थी, और मैं भी चाहता था कि अब तुम अपने पुराने शौक पूरे करो। तुम्हें छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है ना? तो अब जल्दी ही मैं इस घर में कोचिंग सेंटर शुरू कर रहा हूँ। बुढ़ापे में हम लोग जितना व्यस्त रहेंगे, उतनी ही चिंताएं हमसे दूर रहेंगी। यह बात सुनकर शांति जी बहुत खुश हो गईं। अब दोनों पति पत्नी अपनी कमाई से अपना खर्चा करने लगे थे। तभी बेटा पैसे से मदद करना भी चाहता, तो रामनाथ जी उसे जवाब देते कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पहले भी मैं सर उठाकर जिया हूँ और आज भी सर उठाकर ही जीऊंगा। तुम अपनी और अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा करो। बस अपनी माँ को कभी दुख मत देना, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उस दिन के बाद से उस घटना का जिक्र भी शांति जी के सामने नहीं आने दिया। शांति जी बार बार प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने पति को देखती और कहती, आखिर बेटा और बहू सही रास्ते पर कैसे आ गए? आपने ऐसा क्या किया? तो रामनाथ जी मुस्कुराकर कहते, बेटा बेटा होता है और बाप बाप ही रहता है। तो दोस्तों, रामनाथ जी ने जो अपने बेटे को जोरदार सबक सिखाया, वह आपकी नज़र में कैसा था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय बताते रहें।